नमस्कार स्टूडेंट, रविन एकेडमी यूपीएससी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे पार्लियामेंट और पार्लियामेंट में हम लोगों ने बात की थी पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं, मेंबर्स किस तरीके से अपना मतलब उनका जो विस्तार है वो कैसे वैकेंट हो सकता है ना, रिक्तियां कैसे हो सकती हैं, ये सारी बातें हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है बहुत डिटेल में। ठीक है, तो आप सभी लोग बहुत अच्छे से लेक्चर को देखते रहिए और होमवर्क करते रहिए। बहुत लोग होमवर्क दिखाते हैं, करके भेजते हैं मेरे पास, अच्छा लगता है, लेकिन बहुत से लोग नहीं भी करते हैं। कोई नहीं, जिसको अपने सपने पूरे करने हैं वही होमवर्क करेगा। ओके, चलिए, तो आज के लेक्चर में हम लोग जहाँ पर कल हमने आपको छोड़ा था उसी के आगे हम यहाँ पर आज कंटिन्यू करने वाले हैं। और उसमें मैं आपको बताया था कि रिक्तियाँ कैसे होती है। आज हम लोग बात करेंगे शपथ और प्रतिज्ञा, ओथ। तो जो लोकसभा या राज्यसभा यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के सदस्यों का शपथ, ओथ, तो इनकी ओथ को कौन एडमिनिस्टर्ड करता है? ठीक है, तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं पद ग्रहण से पहले इनको राष्ट्रपति या राष्ट्रपति के द्वारा इस कार्य हेतु नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेते हैं ये लोग। ठीक है, तो शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ओथ एडमिनिस्टर्ड बाय प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति द्वारा या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है इनको। अब ये जो राष्ट्रपति किस व्यक्ति को इसके लिए नियुक्त करेंगे, है ना, शपथ दिलाने के लिए, तो अगर आपने इसके प्रीवियस लेक्चर अगर देखा है तो उसमें हमने आपको बताया था प्रोटेम स्पीकर। ठीक है, तो ये जो व्यक्ति होता है वो कौन होता है? वो होगा प्रोटेम स्पीकर। तो अभी आपको बताएंगे हम प्रोटेम स्पीकर। आज प्रोटेम स्पीकर के बारे में भी चर्चा करने वाले हैं हम लोग। तो बात आपको समझ में आई? या तो राष्ट्रपति महोदय दिलाएंगे शपथ या राष्ट्रपति एक प्रोटेम स्पीकर अपॉइंट कर देंगे और वो प्रोटेम स्पीकर लोकसभा के नए सदस्यों को शपथ दिलाएगा। ठीक है, अगर लोकसभा की बात हो तो। ठीक, और हम यहाँ पर बात कर रहे हैं पूरे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की। तो जो राज्यसभा से होंगे उनको कोई दूसरा व्यक्ति शपथ दिलाएगा। ठीक है, तो चलिए खैर इसमें हम लोग आगे भी बातचीत करेंगे डिटेल में। तो ये व्यक्ति इन्हें शपथ दिलाएगा। इतनी बात क्लियर हो गई। अब मान लीजिएगा कि अगर कोई सदस्य बन जाता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो जाता है और वो शपथ नहीं लेता है, पद ग्रहण करने के पहले शपथ अगर नहीं लेता है तो वो किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। ठीक है, यानी बिना शपथ के, दूसरी बात अगर हम लोग कहें तो बिना ओथ के संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेगा। भाग नहीं लेगा, यहां तक तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम शपथ नहीं लेंगे तो हमें संसद की किसी भी कार्यवाही में भाग नहीं लेना होगा, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। यहां तक तो ठीक था। लेकिन अगर जितना वो शपथ लेने में लेट करेंगे तो पर डे के हिसाब से 500 रुपए का पेनल्टी भी भरना पड़ेगा उनको। ठीक है, तो अगर वो शपथ नहीं लेते हैं, जितना लेट करते हैं, तो 500 पर डे की पेनल्टी यानी जुर्माना लगेगा इनका। ठीक है, तो ये प्रावधान बड़ा सख्त है, क्यों? तो इतनी बात हो गई। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैसे चुने जाते हैं, उनकी शपथ का क्या प्रावधान है? ठीक है, अब शपथ ले ली इन्होंने, चलिए ठीक है, कार्रवाई में हिस्सा भी लेने लगे। तो अब इनको सैलरी वगैरह कितनी मिलेगी? अगर ये कार्य करेंगे तो सैलरी वगैरह का भी तो प्रावधान होगा। बिना सैलरी के कार्य कैसे करेंगे?
तो सैलरी की बात कर लेते हैं हम लोग, इनके वेतन भत्ते। जरूरी तो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते, याद रखिएगा हम अभी सदस्यों की बात कर रहे हैं, सदस्यों के वेतन और भत्ते। तो पहला जो आप कॉन्सेप्ट की अगर हम लोग बात करें तो इनके वेतन और भत्तों का निर्धारण संसद करेगी, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा से हो चाहे वो राज्यसभा से हो, ठीक है, इनके वेतन और जो भत्ते होते हैं टीएडीए का निर्धारण कौन करेगा? पार्लियामेंट। निर्धारण संसद द्वारा किया जाता है, संसद द्वारा किया जाता है। तो संसद जो डिसाइड कर देगी वही इनको वेतन भत्ता मिलेगा। तो जब संसद कोई काम करती है, हमने आपको बताया है, संसद अगर कोई काम करेगी तो ये उसके लिए एक कानून बनाएगी, पहले विधि बनाएगी। तो संसद जब भी कोई काम करेगी तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत करेगी, तो उसके लिए पहले ये विधि बनाएगी। तो एक चीज तो याद रखना है आपको, संविधान में पेंशन का इनके लिए कोई वर्णन नहीं है। लोकसभा के या राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं इनकी पेंशन का संविधान में तो कोई वर्णन नहीं है, फिर भी इन्हें पेंशन मिलती है, ठीक है। लेकिन पहले हम लोग वेतन की बात कर लें। तो 1954 में संसद ने संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम बनाया। संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम को एक्ट कहते हैं 1954। मैंने कहा कि अगर पार्लियामेंट कोई काम करती है तो उसके लिए वो एक्ट बनाएगी। तो संसद सदस्यों को वेतन भत्ता देने के लिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट बनाया। उस एक्ट का नाम क्या है? संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954, ठीक है। और इसके तहत इसका वेतन डिसाइड किया गया और वर्ष 2018 में इनके वेतन को रिवाइज किया गया। संसद सदस्यों को वेतन 1 लाख रुपए प्रति मंथ मिल रहा है आज की डेट में, ये 2018 से प्रावधान किया गया। तो 1 लाख प्रति माह, पर मंथ 1 लाख मिल रहा है आज की डेट में। इसके अलावा इनको और भी भत्ते वगैरह मिलते हैं, ये तो सैलरी हो गई। इनका जैसे चुनाव क्षेत्र भत्ता इनको 70,000 रुपये दिया जाता है। चुनाव क्षेत्र भत्ता इन्हें दिया जाता है 70,000 रुपये महीने। ये महीने नहीं है ना, एक बार मिलता है 70,000 रुपये। और इसके अलावा कार्यालय खर्च भी इनको मिलता है। ऑफिस का जो एक्सपेंडिचर है, कार्यालय खर्च दिया जाता है और ये होता है 60,000 रुपये पर मंथ। ये हर महीने दिया जाता है पर मंथ, ठीक है। इसके अलावा इनको एक और मिलता है। जैसे मान लो जब ये कार्य कर रहे होते हैं, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें जब ये कोई वर्क करते हैं, कार्य करते हैं, तो प्रतिदिन के हिसाब से 2,000 रुपये मिलता है, ठीक है। तो कार्य के दौरान इनको दैनिक भत्ता मिलता है। कार्य के दौरान दैनिक भत्ता प्रतिदिन का उसको बोलते हैं और ये होता है 2,000 रुपये। कितना होता है? 2,000 रुपये। ये प्रतिदिन के हिसाब से होता है, तो पर डे। लेकिन ये कार्य के दौरान मिलता है। तो कितने इनको मिलते हैं? एक तो हो गया इनको सैलरी, दूसरा हो गया चुनाव क्षेत्र भत्ता, तीसरा हो गया ऑफिस एक्सपेंडिचर, चौथा हो गया दैनिक भत्ता। तो ये 4 चीजों का एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ओके, तो अगर आपसे कॉन्सेप्ट पूछे कि संसद सदस्यों के वेतन भत्ते पेंशन कौन डिसाइड करता है, तो संसद को ये राइट है। और संसद ने इसके लिए एक कानून बनाया 1954 में,
ठीक है, उस कानून के तहत इनको दिया जाता है। तो याद रखिएगा कि पेंशन का प्रावधान तो है नहीं, लेकिन फिर भी इनको पेंशन दी जाती है। तो संसद अपने सदस्यों को पेंशन भी देती है। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे इसके अलावा और क्या क्या फैसिलिटीज इनको मिलती है। तो इसके अलावा कौन कौन सी फैसिलिटीज मिलेगी, तो अभी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और फैसिलिटीज में अन्य सुविधाएं, अन्य सुविधाएं, तो अन्य सुविधाओं में जैसे इनको यात्रा सुविधाएं मिलती हैं, मुफ्त आवास मिलता है, यात्रा सुविधाएं, कहीं जाना हुआ तो इन्हें फ्री मिलेगी सेवाएं, है ना। और आवास सुविधा मिलती है, जिसका कोई इन्हें किराया नहीं देना होता है, फ्री आवास सुविधा। ठीक है, टेलीफोन सुविधा, इसका कोई बिल नहीं भरना होता है इनको, टेलीफोन सेवा, है ना। मेडिकल फैसिलिटीज, चिकित्सा सेवा सुविधाएं मिलती हैं, चिकित्सा सुविधाएं। तो मतलब बहुत लग्जूरियस लाइफ होती है अगर हम यहाँ पर बन जाते हैं तो। ठीक है, और कहीं जा रहे हैं तो वाहन सुविधा, यात्रा सुविधा में वाहन सुविधा आ जाएगी ना, कौन सी, व्हीकल फैसिलिटी, वाहन सुविधा, ये इसे अन्य सुविधाएं मिला करती है। ठीक है, क्लियर। तो बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे हम लोग कहते हैं कि भाई हम ये जॉब कर ले तो हमें मिलेगा कितना, तो जॉब का चक्कर छोड़ो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, कोई नहीं। तो अब हम लोग बात करेंगे, ये तो सदस्यों से जुड़ी हुई बातें हो गई। ठीक है, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं इसके जो पदाधिकारी होते हैं। ठीक है, पार्लियामेंट के पदाधिकारी। तो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पदाधिकारी, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे लोकसभा में स्पीकर हो गया, डिप्टी स्पीकर हो गया, है ना, प्रोटेम स्पीकर हो गया, राज्यसभा में सभापति हो गए, उपसभापति हो गए। तो इस टॉपिक को हम लोग डील करने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक पढ़ने से पहले हम आपको एक इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, जो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा है और जो हमारा यहाँ पर ऐप दिख रहा है रविन एकेडमी, सामने देखिए स्क्रीन पर। अगर आपको हमारी डिटेल में और ज़्यादा डिटेल में कक्षाएं जीएस की अटेंड करनी है तो आप हमारा ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए प्ले स्टोर से और अपने फ़ोन पर लॉगिन कर लीजिए। वहाँ पर ये क्लास और डिटेल में आपको मिलेंगे, प्री मेंस डिटेल में सारी चीज़ें मिलेंगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझको, और भी जानकारी आप ले सकते हैं। एक और इन्फॉर्मेशन, अगर आप हमारे मिशन आईएएस से जुड़ना चाहते हैं, मिशन आईएएस ऑल ओवर इंडिया में ये हमारा मिशन आईएएस चल रहा है, तो जो लोग यहाँ जुड़ना चाहते हैं वो इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम, अपना नंबर और मिशन आईएएस लिखकर मैसेज कर दीजिए। हमारी टीम इस मिशन आईएएस में शामिल कर लेगी। मिशन आईएएस में हम क्या कर रहे हैं, इसमें हम व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर स्टडी करवाते हैं बच्चों की। ठीक है, और इसमें कोई खास फीस नहीं होती है। ठीक है, घर बैठे रिमोट एरिया के जो भी लोग हैं, जो भी बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, लाखों रुपए नहीं दे सकते, वो हमारे इस मिशन आईएएस के ग्रुप स्टडी से जुड़कर आप अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे टॉपिक की तरफ। ये थी आपके लिए मेरी तरफ से एक सूचना। चलो, तो हम बात करेंगे संसद के पदाधिकारी। संसद के पदाधिकारी बहुत इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। तो पदाधिकारी में हम लोग बात कर लेंगे, एक तो राज्यसभा की बात करेंगे, दूसरी लोकसभा की बात करेंगे। ठीक है, और इसमें पदाधिकारी आपको दो दिखेंगे, दो पदाधिकारी दिखेंगे। एक होंगे सभापति, जिनको हम कहते हैं चेयरमैन, और एक होते हैं उपसभापति, वाइस चेयरमैन, उप सभापति। और यहाँ पर आपको यहाँ भी दो दिखेंगे, एक होंगे स्पीकर, जिनको कहते हैं अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, और एक होंगे डिप्टी स्पीकर, उपसभापति, नहीं क्या बोले, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष।
ठीक है। और लोकसभा में ही अलग से एक प्रावधान है प्रोटेम स्पीकर का। प्रोटेम स्पीकर, ये अस्थायी अध्यक्ष होते हैं, इसको सामयिक अध्यक्ष भी कहते हैं। सामयिक अध्यक्ष या इन्हें हम अस्थायी अध्यक्ष भी बोलेंगे। अस्थायी, ठीक है। तो ये पदाधिकारियों का चार्ट है और इसमें से हम आपको सभापति पढ़ा चुके हैं। तो जब हमने आपको पढ़ाया था उपराष्ट्रपति, क्या रहा है? वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति ही तो सभापति होते हैं राज्यसभा के। तो वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, अर्थात राज्यसभा। ठीक है। तो इस चार्ट में सभापति हम पढ़ चुके हैं, उपसभापति को देख लेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग लोकसभा में पढ़ेंगे। लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और प्रोटेम स्पीकर, इनको हम लोग जानते हैं पहले, ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो जो पदाधिकारी होते हैं, एक बात आप याद रखिएगा, चाहे वो पदाधिकारी हो चाहे वो सदस्य हो, इनके जो वेतन भत्ते हैं वो संसद ही डिसाइड करती है। तो जैसा कि हमने आपको बताया, संसदों के वेतन भत्ते पेंशन डिसाइड करने के लिए पार्लियामेंट ने एक अधिनियम बनाया 1954 में। इसी प्रकार संसद के जो पदाधिकारी होते हैं और उनके वेतन भत्ते निर्धारित करने के लिए जो 1953 में इसने एक वेतन भत्ता अधिनियम पारित किया। ठीक है। तो संसद के पदाधिकारियों के वेतन भत्ते निर्धारित करने के लिए पार्लियामेंट ने 1953 में वेतन भत्ता अधिनियम पारित किया था। ठीक है। और जो संसद के पदाधिकारियों के वेतन होते हैं, ठीक है, पदाधिकारियों के वेतन, ये थोड़ा सा यहाँ पर जान लीजिए। पदाधिकारियों के वेतन ये भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड, संचित निधि पर भारित होते हैं, निधि पर भारित होते हैं। इसको इंग्लिश में कहेंगे चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, चार्ज्ड ऑन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ द इंडिया। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि इस पर जो व्यय, ध्यान दो भाई, हेलो, हाँ ध्यान दो कि जो व्यय, जितने भी एक्सपेंडिचर होते हैं जो भारत की संचित निधि पर चार्ज होते हैं, उन पर संसद में मतदान नहीं होता, उसमें मतदान नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात को, ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। जो व्यय भारत की कंसोलिडेटेड फंड पर चार्ज होते हैं उन पर मतदान नहीं होता। ठीक है। इस चीज को और आगे आप समझ पाओगे जब हम लेक्चर को और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलकर जैसे ही संसद की जब हम कार्यवाही पढ़ेंगे तो उसमें ये चीजें और क्लियर होंगी। ठीक है, क्या मतदान होता है, क्या मतलब होता है उसका। ठीक। तो ये वेतन हमने पहले थोड़ा बता दिया। ठीक है, क्योंकि सदस्यों के वेतन बताए थे तो हमने यहाँ पर भी बता दिया। जैसे संसद का जो सभापति, जो राज्यसभा का सभापति होता है, ठीक है, यानी वो क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति, तो उनको वेतन 4 लाख मिलता है पर प्रति माह, आपको बताया था। ठीक है। और जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उपराष्ट्रपति का कोई कार्य ही नहीं होता है। ठीक है। तो जब वो संसद के सभापति के रूप में कार्य करते हैं तो उनको सैलरी 4 लाख रुपए प्रति माह दी जाती है। तो अगर आपसे कोई पूछे क्या राष्ट्रपति को कोई वेतन मिलता है, तो राष्ट्रपति को कोई वेतन नहीं मिलता, क्योंकि राष्ट्रपति कोई विशेष काम नहीं होता और बिना काम के कोई सैलरी होती नहीं है। ठीक है। और जब वो
सभापति के रूप में कार्य करेंगे तो सभापति के रूप में उनको, तो सभापति के रूप में कार्य करेंगे ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है, तो इसलिए वो सभापति होते ही होते हैं, ठीक है, और इसीलिए उनको वेतन मिलता है 4 लाख रुपए प्रति माह। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि जो संसद में बेसिकली लोकसभा है, तो लोकसभा के पदाधिकारी, इसको पीठासीन अधिकारी भी कह सकते हैं। लोकसभा का पीठासीन अधिकारी, पीठासीन अधिकारी, इनको कहते हैं इंग्लिश में प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ लोकसभा, ठीक है। तो ये कौन होता है? ये होता है स्पीकर यानी अध्यक्ष, और अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर उसकी जगह पर काम करेंगे। तो यहाँ पर हम स्पीकर और डिप्टी स्पीकर दोनों की बात करेंगे, तो पहले हम यहाँ पर स्पीकर की बात कर लेते हैं। तो ये स्पीकर जो होता है लोकसभा का, इनका निर्वाचन कैसे होता है? इलेक्शन, ठीक है। तो इनका इलेक्शन कैसे होता है? ठीक, तो इलेक्शन होता है लोकसभा के सदस्यों में से ही इनको चुना जाता है। तो लोकसभा अपने सदस्यों में से ही इनको चुनती है। तो पहली बैठक के पश्चात सदस्यों में से ही इनका चुनाव किया जाता है, ठीक है। तो इलेक्शन की अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पर, तो लोकसभा की प्रथम बैठक के पश्चात, बैठक के पश्चात, ठीक है, पहली बैठक हो जाए। जैसे मान लो लोकसभा का चुनाव हुआ, ध्यान से समझना, लोकसभा का चुनाव हुआ और चुनाव होने के बाद शपथ अपथ ले ली सभी सदस्यों ने, ठीक है, सभी सदस्यों ने ओथ वगैरह सब ले लिया। इसके बाद जब उसकी पहली सीटिंग होगी नई लोकसभा की, तो अभी स्पीकर नहीं चुना जाएगा, पहली बैठक हो जाएगी तब स्पीकर चुना जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा तो फिर पहली बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? तो पहली बैठक की अध्यक्षता करेंगे प्रोटेम स्पीकर। तो अभी हम प्रोटेम स्पीकर में आपको समझाएंगे। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, यहाँ से यूपीएससी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है पीटी में, ठीक, तो बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। तो सदस्यों में से ही चुना जाता है, प्रथम बैठक के पश्चात सदस्यों में से ही, सदस्यों में से ही चुना जाता है, चुना जाता है, ठीक। दूसरी बात, ये कब चुना जाएगा, किस डेट को चुना जाएगा, उसकी तिथि क्या होगा? तो इसके चुनाव की तिथि, इसके चुनाव की तिथि राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है। क्लियर? ऐसे ही नोट्स बनना चाहिए आप लोगों का, जैसे मैं बना रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इसमें एक साइकोलॉजी होती है। जब आप इसको एक बार देखोगे, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी स्पीकर होता है, इसका इलेक्शन कैसे होता है, लोकसभा की प्रथम बैठक के पश्चात सदस्यों में से चुना जाता है, और इसके चुनाव की तिथि कौन निर्धारित करता है? राष्ट्रपति महोदय निर्धारित करते हैं। बस खत्म काम, ठीक है। तो इस तरीके का नोट्स जब आप बनाओगे तो आपके दिमाग में ये चित्र छप जाएगा। ये साइकोलॉजी होती है। और 3-4 कलर जरूर यूज करेंगे आप नोट्स बनाने में, जिससे कि आपको वो चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आए और बार बार पढ़ने का मन करे। हर सुंदर चीज़ को बार बार देखने का मन करता है। हेलो, बात सही है कि नहीं? तो अगर आपका नोट सुंदर होगा तो आप उसे बार बार देखोगे, और जिसे आप बार बार देखोगे तो वो आपके दिमाग में छप जाएगा, ठीक है, मतलब उससे आपको प्यार हो जाएगा। तो आपको अपने इस नोट से प्यार हो जाएगा, ठीक है, और आपको बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, जो मैंने बोला बहुत मज़े की बात है, ठीक है। क्या तो अब यहाँ पर जब इसका चुनाव हो जाएगा तो ये कितने दिनों तक अपने
पद पर रहेंगे, है ना। इनका कार्यकाल की अगर हम लोग बात करें तो स्पीकर महोदय का कार्यकाल, ठीक है, तो कार्यकाल मैं इसको थोड़ा सा रब कर देता हूँ, तो इसके कार्यकाल की बात कर लेता हूँ। तो कार्यकाल से जुड़े हुए क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं। टेन्योर, ये इलेक्शन नहीं, इलेक्शन को हटाओ, यहाँ पर यहाँ से बनाओ, इस जगह से इसको, स्पीकर का कार्यकाल यानी इसका टेन्योर, ठीक। तो सामान्य तौर पर ऐसा कहा जाता है कि स्पीकर लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करते हैं, ठीक है, लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करते हैं, पद धारण करते हैं। कहने मतलब ये है कि जब लोकसभा गठित हुई तो लोकसभा का जीवन कितना है, तो लोकसभा का जीवन, यहाँ पर हमने ये टर्म यूज किया है जीवन काल। इसका मतलब है लोकसभा का जीवन काल फिक्स तो है नहीं। लोकसभा 5 साल के लिए सामान्य तौर पर होती है, लेकिन 5 साल के पहले भी उसका विघटन हो जाता है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि 5 साल से आगे भी चली जाती है। इमरजेंसी अगर लगी हुई है, नेशनल इमरजेंसी, तो उसको इनफाइनाइट टाइम तक उसको हम बढ़ाते रह सकते हैं, समझा चुके हैं आपको। तो इसका जीवन काल कोई फिक्स नहीं। तो ये कहा गया कि सामान्य तौर पर, है ना, क्या कहोगे, सामान्यतः, ठीक है, लोकसभा के जीवन काल तक पद धारण करते हैं कौन, लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। लेकिन 3 ऐसी परिस्थितियां हैं जिनमें वो लोकसभा के जीवन काल के पहले भी हट सकते हैं, ठीक है। तो 3 परिस्थितियां, कार्यकाल से पहले हटने की, है ना। तो वो 3 परिस्थितियां कौन है जो कार्यकाल से हटने की, कार्यकाल से पहले से हटने की है, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताया, यहाँ देखो, जो स्पीकर महोदय होते हैं ना, ये कौन होते हैं, ये लोकसभा अध्यक्ष कौन होते हैं, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं। तो ये स्पीकर क्या होते हैं, ये लोकसभा के सदस्य होते हैं का मतलब यहाँ एक ही है, हम सम्मान की वजह से नाम ले रहे हैं, आप होता है लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये ना समझ आना कि बहुत सारे हैं। तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो स्पीकर बाद में है, मेंबर पहले है, बहुत ध्यान से समझना। लोकसभा का स्पीकर तो बाद में बना, पहले वो मेंबर था, यानी जो मेंबर है वो स्पीकर बनेगा, और मेंबर नहीं है तो वो स्पीकर नहीं बनेगा। और अगर मेंबर स्पीकर बन गया और मेंबरशिप छिन गई तो फिर वो स्पीकर भी नहीं रहेगा, क्लियर। तो देखो, तो पहली बात, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर, लोकसभा की सदस्यता समाप्त होने पर, ये कार्यकाल से पहले ही पद से हट जाएंगे, ठीक है। दूसरी, इस्तीफा दे दें, है ना। दूसरी स्थिति क्या है, उपाध्यक्ष को इस्तीफा देकर भी ये कार्यकाल पूरा करने से पहले हट सकते हैं। तो इस्तीफा देने का एक तरीका होता है, लोकसभा के अध्यक्ष लोकसभा के उपाध्यक्ष को संबोधित करते हुए अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं, ठीक है। तो ये हट जाएंगे। और तीसरा, इनको हटाया जाए, तीसरा, इन्हें हटाया जा सकता है, हटाया जा सकता है।
अब हटाया तो जा सकता है, तो हटाए जाने की जो विधि है, जो तरीका है, वो क्या है? तो क्या महाभियोग लगाया जाएगा? जी नहीं, ध्यान रखिएगा, महाभियोग तो केवल प्रेसिडेंट के लिए होता है और किसी पद के लिए महाभियोग होता ही नहीं। संविधान में केवल प्रेसिडेंट के लिए लिखा हुआ है, आर्टिकल 61 में। ठीक है, तो इनको कैसे हटाया जाएगा? तो ध्यान दो, ध्यान यहाँ पर ये देना है। तो हटाने की विधि यहाँ पर मैं लिखता हूँ, इन्हें हटाने की विधि, हटाने की विधि क्या है, कैसे हटाएंगे? देखो, लोकसभा में हटाए जाने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ठीक है, अगर लोकसभा अध्यक्ष को हटाना है तो लोकसभा में इनके हटाए जाने का प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ठीक है, तो हटाए जाने का प्रस्ताव लाया जाता है, लाया जाता है। ठीक है, कहाँ? लोकसभा में, लोकसभा में, क्योंकि लोकसभा के अध्यक्ष को हटा रहे ना। और एक चीज आपको मैंने बताया था कि जब भी हटाना होता है तो मानवता ये कहती है कि 14 दिन पहले उनको बता दीजिए, नोटिस दे दीजिए। ये नेचुरल जस्टिस में आता है, नहीं तो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन माना जाएगा। तो 14 डेज की प्रायर नोटिस देकर ये प्रस्ताव लाया जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो 14 दिनों की पूर्व सूचना, 14 दिनों की पूर्व सूचना देकर, है ना, हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा में लाया जाएगा। अगर 14 दिन की पूर्व सूचना नहीं दी तो ये हटाए जाने का प्रस्ताव यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, तभी लाया जा सकता है। अब प्रस्ताव तो आ गया, ठीक है, जब प्रस्ताव आ गया तो ये जो प्रस्ताव है ये वास्तविक बहुमत से पास होना चाहिए, वास्तविक बहुमत से पास होना चाहिए, पास होना चाहिए। इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी, इसको प्रभावी बहुमत भी कहते हैं। तो इसको क्या कह सकते हैं? प्रभावी बहुमत। अंग्रेजी में इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी कहते हैं, इफेक्टिव मेजॉरिटी। और किताब जब आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा रहेगा तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से। क्या लिखा रहेगा? तो किताब में ये लिखा रहेगा, यहाँ पर मैं थोड़ा सा रब कर देता हूँ ताकि जगह बन जाए आपको नोट्स बनाने की। इसको मैंने यहाँ कर दिया रफ। तो किताब जब आप पढ़ोगे तो किताब में लिखा रहेगा, इसी को क्या कहेंगे? इसी को तत्कालीन सदस्यों, तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से पारित प्रस्ताव। तो इन तीनों शब्दावलियों का मतलब एक ही है, चाहे वो तत्कालीन सदस्यों के बहुमत से लिखे, चाहे वो प्रभावी बहुमत लिखे, चाहे वो वास्तविक बहुमत लिखे, ये तीनों का मीनिंग एक ही। ठीक है, तो तत्कालीन से मतलब क्या हुआ इसको समझो। जैसे मान लो, अच्छा, ये जो बहुमत है ये एक्चुअली में साधारण बहुमत है। ये कैसा है? जब केवल बहुमत लिखा हो तो उसको सिंपल मेजॉरिटी कहेंगे। ठीक है, तो ये जो चाहे इफेक्टिव मेजॉरिटी हो, चाहे ये रियल मेजॉरिटी हो, ठीक है, ये सब, ये एक ऐसा बहुमत है जो कि ऐसे समझो जैसे तत्कालीन सदस्य। ठीक है, तत्कालीन का मतलब है कि उस समय कितने हैं। तो जैसे हमने आपको पढ़ाया कि लोकसभा में 543 इस समय होते हैं। कितने होते हैं? 543 वर्तमान में। तो 543 में हो सकता है कि वो उस समय 543 ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि इसमें से 543 है,
हो सकते हैं, लेकिन इसमें से 3 की डेथ हो गई, 3 की मृत्यु, और 40 ने इस्तीफा दे दिया, 40 ने इस्तीफा दे दिया, तो 43 कम हो गए ना। तो उस समय तत्कालीन सदस्य कितने बचे? तत्कालीन सदस्य बचे 500। ठीक है, अब इनका 50% प्लस 1, तो 50% निकालेंगे, 2 से भाग दो और 1 जोड़ दो, तो कितना हो गया ये? 251। ठीक है, तो इसका मतलब होता है कि तत्कालीन सदस्यों के आधे से अधिक बहुमत। ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रभावी। तो तत्कालीन मतलब समझ में आ गया, जितने उस समय है वो। तो जैसे वर्तमान में लोकसभा में 543 का प्रावधान है मतलब, ठीक है, लेकिन 3 की मृत्यु हुई, 40 का इस्तीफा दे दिया, तो बचे कितने? 500। वही हो गए तत्कालीन और वही हो गए प्रभावी। ठीक है, वही है वास्तविक, बाकी तो है ही नहीं, ये 43 तो है ही नहीं। वास्तविक कितने बचे? 500, उसका 50% प्लस 1 आधे से अधिक, तो 251। तो कहने का मतलब है, इस उदाहरण के तहत अगर ये प्रस्ताव हटाने का लाया गया और हटाए जाने वाले प्रस्ताव के पक्ष में 251 वोट पड़ गए, मतदान हो गया, तो ये प्रभावी बहुमत से पास हो गया और लोकसभा अध्यक्ष अपने पद से हट जाएगा। पता समझ में आया? तो ये सब समझ में आया सभी को? क्लियर? चलो, अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो ये इस तरीके से हट सकते हैं। अब एक चीज और यहां पर समझना है, जब आप बुक पढ़ोगे, कोई भी बुक आप पढ़ोगे, चाहे वो लक्ष्मीकांत पढ़ोगे या कोई भी बुक पढ़ोगे संविधान की, तो उसमें आप देखोगे, एक मिनट, ये थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ अपने कैमरे को। ओके, ठीक, चलो। तो उसमें ये लिखा रहेगा कि जैसे मान लो लोकसभा के जो स्पीकर हैं और लोकसभा भंग हो गई, ठीक है, लोकसभा भंग हो गई, लोकसभा हो गई भंग, ठीक। और जब लोकसभा भंग हो गई यानी डिसॉल्व हो गई, तो जो स्पीकर महोदय हैं इनके सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये कंटिन्यू रहेंगे, इनका पद अभी खत्म नहीं होगा। तो लोकसभा अगर भंग हो गई फिर भी स्पीकर बने रहेंगे, ये बात भी आपको ध्यान देनी। अब एक टर्म और एक लाइन और आपको मिलेगी जब आप कोई बुक पढ़ोगे, तो उसमें ये लिखा रहेगा कि लोकसभा के कार्यकाल के बारे में लिखा रहेगा कि जैसे इस समय जो लोकसभा चल रही है, इसके जो अध्यक्ष हैं स्पीकर श्री ओम बिड़ला जी हैं, ठीक है। तो ये जानते हो कब तक रहेंगे? ये लोकसभा भंग हो जाएगी जब इसके 5 साल पूरे हो जाएंगे, तो इसको डिसॉल्व कर दिया जाएगा, लेकिन ओम बिड़ला महोदय अभी इसको कंटिन्यू करेंगे। ये नई लोकसभा के गठन के बाद उसकी पहली बैठक के ठीक पहले तक रहेंगे। इसको मैं लिख देता हूं, देखो, यानी वर्तमान स्पीकर नई लोकसभा यानी अगली नेक्स्ट लोकसभा की प्रथम बैठक के ठीक पहले तक पद पर बने रहते हैं। इस बात को गौर करना है, इसको समझना है ध्यान से, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, इसका मतलब ये हुआ
कि जो वर्तमान स्पीकर है, ये जो लोकसभा है डिसॉल्व हो गई, ठीक, फिर अगली लोकसभा का चुनाव होगा, नई लोकसभा गठित हो जाएगी, लेकिन ये स्पीकर पहले वाले ही अभी कंटिन्यू है। जब नई लोकसभा गठित हो जाएगी और नई लोकसभा की जब पहली बैठक होगी, उस पहली बैठक के ठीक पहले ये हट जाएंगे, ठीक पहले ये हट जाएंगे। इसका मतलब है कि नई लोकसभा अर्थात अगली लोकसभा की पहली बैठक की अध्यक्षता अब पहले वाले अध्यक्ष नहीं करेंगे। यानी नई लोकसभा की जो पहली बैठक होगी उसका पीठासीन अधिकारी अब पहले वाले स्पीकर नहीं होंगे। क्लियर कि नहीं, बताओ सभी लोग? बिल्कुल। तो फिर जो नई लोकसभा की प्रथम बैठक होगी, ये वाली, इसका पीठासीन अधिकारी, इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होगा? तो इसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर होगा प्रोटेम स्पीकर। कौन होगा? तो प्रथम बैठक का पीठासीन कौन होगा? प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है? जब नई लोकसभा गठित होती है तो उसकी पहली बैठक की अध्यक्षता प्रोटेम स्पीकर करते हैं। ठीक है, पहले वाले स्पीकर तो हट गए और अभी नई लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष अभी चुना नहीं गया है। ये बात आपको यहाँ पर समझनी है बहुत अच्छे से। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलो ठीक है, बना लीजिए इसको। तो क्लियर। अब कुछ चीजें और यहां पर समझते हैं इन्हीं से जुड़ी हुई। अब जैसे जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो, ठीक है, यहां स्पीकर को हटाने का संकल्प यानी मोशन, संकल्प विचाराधीन हो, मतलब इनके हटाने का जो प्रस्ताव है, संकल्प है, वो लाया गया है, ठीक है, लेकिन अभी वो विचाराधीन है, मतलब अभी उसमें विचार चल रहा है, अभी मतदान हुआ नहीं, यानी प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन हटाए जाने का प्रस्ताव तो लाया जा चुका है लोकसभा में और अभी विचाराधीन है। तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, तो इस स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर, ये क्या करेंगे? इनकी सेहत पर क्या फर्क पड़ेगा? तो ध्यान से समझो, ये प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे, ठीक है, ये इस समय पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे, पहली बात, यानी स्पीकर पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अब ये आपके दिमाग में आ रहा होगा प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता क्या है, पीठासीन अधिकारी होता क्या है? इसका मतलब ये होता है कि जैसे लोकसभा का जब सेशन चल रहा होता है तो सभी सदस्य नीचे बैठे होते हैं चेयर पर, है ना, ऐसे बड़ा सा हॉल होता है और एक व्यक्ति जो होते हैं वो मेन बैठे होते हैं ऊपर, तो वही होते हैं प्रिसाइडिंग ऑफिसर, यानी वो अध्यक्षता कर रहे होते हैं, पीठासीन अधिकारी उनको बोलते हैं। तो जब स्पीकर को हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, मतलब अभी लोकसभा में आ चुका है, अभी निर्णय नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर की सेहत पर क्या फर्क पड़ने वाला है? तो पहली बात, स्पीकर अब इस दौर में प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं होंगे, ठीक है, किंतु लोकसभा में बोलने और उसकी कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। किंतु
लोकसभा में बोलने और अन्य कार्यवाहियों में भाग लेने का अधिकार होगा। भाग लेने का अधिकार होगा। ठीक है, ये बात है। ओके, और देखो तीसरी मतलब जो तीसरा प्रभाव है इनकी सेहत पर क्या पड़ने वाला है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो क्या, एक चीज़ याद रखो, जो स्पीकर होते हैं, ठीक है, जिस हाउस का जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है, जब वहाँ पर कोई मामला आता है, कोई बिल वगैरह आता है, ठीक है, उस हाउस में कोई बिल आता है, तो उस पर वो इनिशियली वोट नहीं करता, प्रथमता यानी प्रारंभ में वोट नहीं देता। लेकिन जब उस विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर बराबर वोट हो जाते हैं, तो अब निर्णय नहीं होगा, क्योंकि जितने पक्ष में वोट हुए उतने विपक्ष में हो गए, तो अब विधेयक लटक गया, टाई हो गया। तो ऐसी स्थिति में जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर होता है वो कास्टिंग वोट करता है, निर्णायक मत देता है। तो निर्णय करने वाला मत, तो स्पीकर को निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। निर्णायक मत देने का अधिकार होता है, ठीक है, अधिकार होता है। क्लियर? निर्णायक मत कब दिया जाता है? निर्णायक मत कब दिया जाता है? जब किसी विधेयक पर पक्ष और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाए, तो अब उस पर कोई निर्णय होगा नहीं। तो चूंकि जो उसका प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसके पास ये पावर होगी कि अगर उसके पक्ष उसको पास कराना चाहता तो उसके पक्ष में वोट दे दे तो पास हो जाएगा, और अगर पास नहीं कराना चाहता तो विपक्ष में वोट दे दे तो वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो निर्णय कौन सुना देता है? स्पीकर। ठीक, लेकिन जब स्पीकर के हटाए जाने का प्रस्ताव लोकसभा में विचाराधीन है तो इसके निर्णायक मत देने का अधिकार खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो पीठासीन अधिकारी नहीं रहा ना। पीठासीन अधिकारी होता तो निर्णायक मत देने का राइट होता। अब वो पीठासीन अधिकारी प्रिसाइडिंग ऑफिसर नहीं रहा तो उसे अब निर्णायक मत देने का राइट नहीं होगा। कास्टिंग वोट, निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। अधिकार नहीं होगा। लेकिन एक चीज याद रखना, बट एक चीज याद रखना है, अभी सदस्य तो है, मेंबर तो है, तो मेंबर होने के नाते इसको अब प्रथमता मतदान करने का अधिकार होगा। ठीक है, तो इसे मत देने का अधिकार होगा। मत देने का अधिकार होगा। तो मत देने का अधिकार होगा, लेकिन निर्णायक मत देने का अधिकार नहीं होगा। कास्टिंग वोट करने का राइट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब वो पीठासीन अधिकारी नहीं। पीठासीन अधिकारी होता तो निर्णायक मत देता, लेकिन सदस्य है तो सदस्य के नाते उसको एक सिंपल मत देने का राइट होगा। ये बात आपको याद रखनी है। तो ये बात समझ में आई होगी मुझे लगता है बहुत अच्छे से। ठीक है, क्लियर? अब हम लोग बात करेंगे इसके भूमिका की। क्या ये भूमिका निभाएगा, क्या इसके रोल हैं लोकसभा अध्यक्ष के? ठीक है, तो बहुत सारे रोल हैं इसके। 1 मिनट। तो इसको मैं रब कर देता हूं भाई। अब इसके रोल की बात करते हैं, इसके भूमिका की बात करते हैं कि ये क्या क्या करने वाला है, क्या क्या करता है। ठीक है, क्या क्या राइट है इसको। तो भूमिका और पावर,
किसकी? लोकसभा अध्यक्ष की। तो क्या क्या पावर होंगी, क्या रोल होगा इसका, इसको समझने वाले हैं हम लोग। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर लिखेंगे, कुछ नहीं लिखेंगे, कुछ बोलेंगे क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। तो कुछ नॉर्मल सी बातें हैं उसको हम लोग ऐसे ही डिस्कस कर लेंगे। तो भूमिका में अगर हम लोग देखें तो चूंकि ये लोकसभा का हेड होता है ना, तो लोकसभा और उसके प्रतिनिधियों का ये मुखिया होता है। ठीक है, लोकसभा का हेड होता है तो लोकसभा का हेड हो गया, लेकिन लोकसभा के जो सदस्य उनका भी हेड होता है, तो लोकसभा और उनके सदस्यों का ये हेड होता है, यानी मुखिया होता है। ठीक है, और ये लोकसभा के सदस्यों की शक्तियों और उनके विशेषाधिकारों का संरक्षक होता है। ठीक है, गार्जियन होता है। ध्यान से सुनिएगा, ये लोकसभा के सदस्यों की शक्तियों और विशेषाधिकारों का ये क्या होता है? अभिभावक होता है। ठीक, वह सदन का यानी हाउस का अर्थात लोकसभा का मुख्य प्रवक्ता होता है और सभी संसदीय मामलों में उसका निर्णय अंतिम होता है। ठीक है, ये पॉइंट कुछ नोट करते जाइएगा। इसका मतलब है कि वो एक पीठासीन अधिकारी ही अकेले नहीं होता है, बल्कि पीठासीन अधिकारी से भी अधिक कुछ और भी होता है। ठीक है, कि केवल अध्यक्षता ही नहीं करता है, और भी बहुत सारे काम उसके पास होते हैं, बहुत सारा रोल है इसका। अब वह सदन के अंदर है ना, लोकसभा के अंदर यानी जो हाउस है, तो सदन के अंदर सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च अधिकारी का उपभोग करता है, मतलब सर्वोच्च उच्च अधिकारों का उपभोग करता है, सॉरी, है ना। तो सम्मान यानी सम्मान, उच्च प्रतिष्ठा और सर्वोच्च अधिकारों का प्रयोग करता है। ठीक है, तो लोकसभा अध्यक्ष की जो शक्तियां हैं, इसकी शक्तियों के 3 स्रोत हैं। ठीक है, इनकी शक्तियों के 3 स्रोत। इसका मतलब ये है कि ये शक्तियां 3 जगह से लेता है। ठीक है, तो 3 स्रोत कौन है शक्तियों के? तो एक तो इसकी शक्तियां कुछ संविधान में दी होंगी, संविधान। तो लोकसभा के अध्यक्ष यानी उसके जो स्पीकर महोदय होते हैं, उनको शक्तियां संविधान से मिलती है, संविधान ने दे रखी है। कुछ लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम से मिलती हैं। लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों से। यानी लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ शक्तियां कहां से मिलती हैं? लोकसभा की प्रक्रिया और जो कार्य संचालन के नियम होते हैं, उनमें भी लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों का वर्णन होता है। ठीक है, तो वहां से भी कुछ शक्तियां इसको मिल जाती हैं। तीसरा, संसदीय परंपराओं से। संसदीय परंपराओं से, तो संसद की कुछ परंपराएं हैं, उनमें लोकसभा के अध्यक्ष को कुछ शक्तियां दी गई हैं। तो लोकसभा का अध्यक्ष जो होता है 3 जगहों से शक्तियां प्राप्त करता है। संविधान से, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों से, मतलब लोकसभा की प्रक्रिया और उसके जो कार्य संचालन के नियम होते हैं, उनमें भी लोकसभा अध्यक्ष की कुछ पावर दी रहती है। ठीक है, और कुछ हमारे देश में जो संसदीय परंपरा है, ठीक है, जो पार्लियामेंट्री ट्रेडिशंस हैं, उसमें भी स्पीकर को कुछ पावर दी रहती है, उसमें भी स्पीकर के कुछ पावर का वर्णन होता है। तो 3 जगहों से शक्तियां ये लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बहुत सारी इसके पास कार्य हैं, बहुत सारी भूमिका है। ठीक है, तो क्या क्या है उस पर हम लोग बात अब करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या क्या शक्तियां हैं इनके पास, तो ये तो हमने बता दिया स्रोत। अगर आपसे पूछ दिया जाए, कभी यूपीएससी स्टेटमेंट बना देगा कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, तो उसमें लिख दे लोकसभा के अध्यक्ष के पास
शक्तियाँ केवल संविधान से प्राप्त होती हैं, तो केवल संविधान से प्राप्त नहीं होती हैं, 3 स्रोत हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। तो अब ये क्या क्या करते हैं, क्या इनके रोल हैं, ठीक। तो सदन की कार्रवाई है ना, जो हाउस होता है उसकी जो कार्रवाइयाँ होती हैं और उसके संचालन के नियम और विधि का ये निर्वहन करता है। तो जैसे संसद का जो लोकसभा है, इसका जो सदन जब सेशन चल रहा होता है उसमें जो भी कार्रवाइयाँ हैं उसके संचालन करने के जो नियम हैं, जो विधियाँ हैं, उनका ये निर्वहन करते हैं, ठीक है। और इन्हीं का निर्णय अंतिम होता है, मतलब कि सदन की कार्रवाई कैसे चलाई जाएगी, ठीक है, क्या करना होगा, क्या उसके नियम होंगे, ये सभी का संचालन यही करते हैं और इन्हीं के निर्णय को अंतिम माना जाता है। जैसे ये कार्रवाई चलाना चाहें, ठीक है, वो इनका व्यवसाय है, ठीक है, वो इनका प्रोफेशन है, जैसे चलाना चाहें वैसे करें, इनका निर्णय अंतिम होगा। क्लियर। दूसरा, जैसे गणपूर्ति का अभाव है, अगर अब ये गणपूर्ति क्या है, कोरम क्या बोलते हैं, गणपूर्ति, कोरम। अगर गणपूर्ति का अभाव है तो ये सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं, सदन की कार्रवाई को स्थगित कर सकते हैं, स्थगित कर सकते हैं, ठीक है। तो सदन की कार्रवाई को ये स्थगित कर सकते हैं। तो गणपूर्ति के अभाव में सदन को ये स्थगित कर सकते हैं, ये इनका कर्तव्य है, ठीक है। अब ये गणपूर्ति क्या है, गणपूर्ति का मतलब होता है कि मिनिमम सदस्य जो कार्यवाही के लिए ज़रूरी होते हैं, अगर उतने सदस्य उपस्थित नहीं हैं तो फिर कार्यवाही हो ही नहीं सकती है। तो ऐसी स्थिति में ये उसको क्या कर सकते हैं, उसे सस्पेंड कर सकते हैं, उसको स्थगित कर सकते हैं। तो ये गणपूर्ति होती कितनी है, ठीक है। तो गणपूर्ति टोटल सदस्य संख्या का 1/10 होती है, 1/10 है ना, कुल सदस्य संख्या का। तो आज की डेट में 543 है लोकसभा में, तो इनका 1/10 है ना। तो इनका 1/10 जब निकालेंगे तो जो संख्या आएगी, तो उतने सदस्य कम से कम उपस्थित हों तभी कार्यवाही आगे बढ़ेगी। अदरवाइज जो लोकसभा के स्पीकर हैं इस कार्यवाही को क्या कर देंगे, पोस्टपोन कर देंगे, ठीक है। पोस्टपोन कहेंगे ज़्यादा सही रहेगा, स्थगित कर देंगे आगे के लिए, कि जब ये कम से कम इतने लोग तो होने चाहिए तभी कार्रवाई हो पाएगी। तो ये इनका काम है ना। तो ये इनका भूमिका है या पावर है। नेक्स्ट आपको बताया कास्टिंग वोट, जो अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। कास्टिंग वोट यानी निर्णायक मत, तो निर्णायक मत देने का राइट है ये। नेक्स्ट जो ज्वाइंट सिटिंग होती है ना, संयुक्त अधिवेशन, ज्वाइंट सिटिंग। तो ज्वाइंट सिटिंग क्या होती है ये हम आपको पढ़ा चुके हैं और क्यों बुलाई जाती है। तो इसके लिए आपको बताया गया था आर्टिकल 108, ठीक है। आर्टिकल 108 के तहत राष्ट्रपति महोदय ज्वाइंट सिटिंग बुलाते हैं और ज्वाइंट सिटिंग की जो अध्यक्षता है वो यही करते हैं। अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष, स्पीकर, ठीक है, स्पीकर के द्वारा की जाती है। और अगर स्पीकर नहीं है तो डिप्टी स्पीकर के द्वारा की जाएगी, ठीक है। और अगर डिप्टी स्पीकर नहीं है तब संसद में जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं वो करेंगे, सभापति नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति जो उपराष्ट्रपति होते हैं वो सभापति होते हैं और उपराष्ट्रपति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते नहीं हैं, तो वो कभी भी ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता नहीं करते। तो ध्यान दो, अगर ज्वाइंट सिटिंग बुलाई गई तो अध्यक्षता कौन करेगा, स्पीकर। स्पीकर नहीं है तो कौन करेंगे, डिप्टी स्पीकर। ये ध्यान रखिएगा, डिप्टी स्पीकर, ठीक है। और डिप्टी स्पीकर नहीं है तो कौन करेगा, वाइस चेयरमैन, ठीक है, डिप्टी चेयरमैन जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, उपसभापति, उपसभापति राज्यसभा, है ना। अब आप कहेंगे सर सभापति क्यों नहीं करेंगे, तो सभापति इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि सभापति मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं होते हैं, ठीक है।
जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने वो अध्यक्षता करी नहीं करेगा, ठीक है, इसलिए क्योंकि ये उपराष्ट्रपति होते हैं, ये नहीं करेंगे, ठीक, क्लियर। तो जो स्पीकर होते हैं वो ज्वाइंट सिटिंग की अध्यक्षता करते हैं, ये भी पावर है इनकी, ये रोल पावर जो भी आप समझिए, ठीक है। नेक्स्ट और भी पावर की हम लोग देखते हैं। अब कोई बिल मनी बिल है कि नहीं, इसको ये डिसाइड करते हैं, ठीक। तो कोई बिल मनी बिल है या नहीं, मनी बिल है या नहीं, इसका निर्णय कौन देगा, स्पीकर देंगे। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, और मजे की बात यह है कि ये जो बोल देंगे वही माना भी जाएगा, और इनका ये जो निर्णय होगा कि कोई बिल मनी बिल है या नहीं, इनके द्वारा दिया गया निर्णय, इस पर जो निर्णय देंगे उसका जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, ठीक है। तो इस निर्णय का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, निर्णय का जुडिशियल रिव्यू नहीं होगा, रिव्यू नहीं होगा, मतलब सुप्रीम कोर्ट इसकी समीक्षा नहीं करेगा, मतलब इन्होंने जो कह दिया वही फाइनल होगा, ये बात आपको याद रखनी है। जुडिशियल रिव्यू नहीं होता है, ठीक है। और सदन के नेता के आग्रह पर गुप्त बैठक भी ये बुलाते हैं, सीक्रेट मीटिंग भी बुला लेते हैं। जो सदन का नेता होता है, जनरली सदन का जो नेता होता है वो कोई मंत्री होगा, या लोकसभा में है तो प्रधानमंत्री भी हो सकते हैं। तो अगर जो हाउस का जो लीडर होगा, है ना, नेता प्रतिपक्ष जिनको कहते हैं, एक नेता विपक्ष होता है, एक नेता प्रतिपक्ष होता है, तो सदन का जो नेता होता है वो नेता प्रतिपक्ष यानी वो रूलिंग पार्टी का होता है, आगे हम लोग देखेंगे। तो रूलिंग पार्टी का जो होगा, जिसको कहते हैं नेता प्रतिपक्ष यानी सदन का जो नेता है, अगर वो इनसे सीक्रेट मीटिंग बुलाने के लिए कहता है तो ये सीक्रेट मीटिंग भी गुप्त उसकी बैठक भी बुला सकते हैं, ठीक है। तो ये पावर, अभी और भी है पावर, तो पावर यहाँ पर जरूर समझना है। इसका मतलब जो लोकसभा अध्यक्ष होता है कोई मामूली आदमी नहीं होता है। लोकसभा अध्यक्ष का अगर हम लोग भारत में जो प्रोटोकॉल है वरीयता, ठीक है, वरीयता का क्रम, तो वरीयता के क्रम में ये 7वें नंबर पर आते हैं, ठीक है। ये कैबिनेट मंत्री से बड़ा पद होता है, वरीयता में कैबिनेट मंत्री से आगे रहते हैं, और ये वरीयता क्रम में 7वें नंबर पर आते हैं। तो प्रधानमंत्री को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और उप प्रधानमंत्री, तो जितने भी कैबिनेट मंत्री हैं सबसे बड़ा पद ये माना जाता है। तो काफ़ी हैसियत होती है इस पद की। अब आपको मैं पहले बता चुका हूँ प्रीवियस लेक्चर में कि अगर लोकसभा का कोई सदस्य है और उसने दल बदल लिया, ठीक है, तो दल बदल लिया तो वो अयोग्य हो जाएगा और उसकी सदस्यता छिन जाएगी। तो आपको ने बताया था कि दल बदल के आधार पर कोई सदस्य अयोग्य यानी निर्हरता यानी अयोग्य हो गया है, तो उसको कौन डिसाइड करता है, उसको डिसाइड करते हैं यही लोकसभा अध्यक्ष महोदय, ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता या निर्हरता, डिस्क्वालिफिकेशन, अयोग्यता का निर्धारण स्पीकर करते हैं, स्पीकर महोदय करते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसके अलावा अगर अन्य तरीके से वो अयोग्य हुआ है तो उसका निर्धारण कौन करता है, राष्ट्रपति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की सहयोग से, सलाह से, ठीक है, वो मैं पढ़ा चुका हूँ। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ध्यान रखिएगा। तो ये भी इनका एक काम है। तो लेकिन 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि दल बदल के आधार पर सदस्यों की
अयोग्यता के निर्धारण करने का अगर निर्णय स्पीकर महोदय ने दिया है तो इसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है। तो इसका मतलब इस निर्णय का, यानी लोकसभा अध्यक्ष के इस निर्णय का जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, यानी न्यायालय जांच कर सकता है, हो सकता है। ये 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, माननीय सुप्रीम कोर्ट, उनकी बात को माना जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि दल बदल के आधार पर अगर लोकसभा अध्यक्ष ने लोकसभा के किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया है, निर्णय दिया है, तो उसका जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, अर्थात उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है, अर्थात सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकती है, ठीक है, कि वो निर्णय संविधान के नियमों के अकॉर्डिंग सही है कि नहीं है, प्रावधानों के, है ना। नेक्स्ट, अगली जल्दी स्कीम पावर समझते हैं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट, जैसे भारतीय संसदीय समूह के ये पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, है ना। भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? तो भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करते हैं कौन? ये स्पीकर महोदय, है ना, स्पीकर महोदय, ठीक है। इसका मतलब जो स्पीकर हैं वो भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति होंगे, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन, ठीक है। तो जैसे मान लो ये यहाँ पर बताते हैं, भारतीय जो हमारा संसद है, ठीक है, और दुनिया की जो अन्य संसदें हैं, विश्व की विभिन्न संसदें, विश्व की विभिन्न संसदें, ठीक है, तो उनके बीच में ये जो भारतीय संसदीय समूह होता है वो एक कड़ी का काम करता है। भारतीय संसदीय समूह एक कड़ी का काम करता है, लिंकेज, ब्रिज, कड़ी का काम करता है। तो इसे भारत की संसद और विश्व की अन्य संसद, इनको जोड़ने का काम कौन करता है? भारतीय संसदीय समूह, और जिसका एक्स ऑफिसियो चेयरमैन कौन होता है? स्पीकर। यानी भारत की संसद और दुनिया की और भी संसदों को लिंक, मतलब एक ब्रिज के रूप में जो संबंध स्थापित करता है वो भारतीय संसदीय समूह करता है, और उसका हेड कौन होता है? स्पीकर। क्लियर हो गई बात ये? तो ये बात भी आपको याद रखना है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो, उसमें भी इसका कुछ रोल तो दिखेगा ही दिखेगा, ठीक। चलिए आगे की बात करते हैं फटाफट। अगला इनका जो पावर है, और ये क्या करेंगे? अब जैसे देश में जितने भी विधायी निकाय हैं, जो भी कहेंगे लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है, उसके ये पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलनों के पदेन सभापति के रूप में भी कार्य करते हैं। भारत में जितनी भी विधायी निकाय हैं उनके जो पीठासीन, जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं, उनका जो कॉन्फ्रेंस होता है, उस कॉन्फ्रेंस में ये पदेन सभापति का काम करते हैं, ठीक है, एक्स ऑफिसियो चेयरमैन। और हम लोग और भी अगर बात करें तो देखिए, जो कार्य मंत्रणा समिति होती है, देखो ध्यान समझना, ये इंपॉर्टेंट है, कार्य मंत्रणा समिति, ठीक है, मतलब कोई कारोबार करने के लिए जो एडवाइस देने वाली जो समिति होती है, विचार विमर्श करने के लिए, कार्य मंत्रणा समिति कहते हैं। नियम समिति संसद में बनती है, आगे पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। कार्य मंत्रणा समिति क्या होती है, नियम समिति क्या होती है, संसद की कार्यवाहियां जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे, ठीक है। सामान्य प्रयोजन
प्रयोजन समिति, ठीक है। ये जो 3 समितियां होती हैं इनका स्वयं अध्यक्ष होता है कौन? लोकसभा अध्यक्ष। तो इनका अध्यक्ष होता है कौन? स्पीकर। आपसे पूछेगा कार्य मंत्रणा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा अध्यक्ष ही होता है। नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष। सामान्य प्रयोजन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा अध्यक्ष, ठीक है। और लोकसभा की जितनी भी कमेटीज बनती हैं, ध्यान समझना, लोकसभा की जितनी भी संसदीय समितियां बनती हैं उनके सभापति को स्पीकर ही नियुक्त करते हैं, ठीक है। और उनके कार्यों का सुपरविजन भी करते हैं। नोट करिए ये पॉइंट मैं बोल रहा हूँ। लोकसभा की जितनी भी समितियां गठित की जाती हैं उनके हेड को, उनके सभापति को लोकसभा के अध्यक्ष ही नियुक्त करते हैं और उनके कार्यों का सुपरविजन यानी पर्यवेक्षण भी करते हैं, ठीक है। तो ये इतने सारे हमने देखे यहाँ पर लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, शक्तियाँ और इनका रोल क्या था, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं रखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको